हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की जिस थियरी को हम डिस्कस करेंगे उस थियरी का नाम है जेंडर स्कीमा थियरी। आपके एग्जाम्स में इस थियरी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं। तो ये थियरी है क्या, बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, जानेंगे और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। थियरी का नाम है जेंडर स्कीमा थियरी। इस जेंडर स्कीमा थियरी को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि जेंडर स्कीमा का मतलब क्या है। देखो, जेंडर तो हो गया लिंग, आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हो। और ये चीज़ भी हम जानते हैं, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हम सोशल रेफरेंस में करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ है स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं स्कीमा शब्द का इस्तेमाल किसने किया है, पहली बार जो ये शब्द कॉइन किया था वो पियाजे ने किया था। पियाजे ने स्कीमा बताया, और स्कीमा असल में कंसेप्ट का ही सिनोनिम है कि हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के कौन कौन से संप्रत्यय स्थापित हैं, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। अब ये जो स्कीमा शब्द इस थियरी में लिया गया है, ये स्कीमा शब्द भी पियाजे की थियरी से उठाया गया है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। और तो जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, जेंडर स्कीमा, तो यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि ये जेंडर से संबंधित कॉन्सेप्ट है, यानी कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये क्या होंगे, लिंग से संबंधित संप्रत्यय या फिर लिंग से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उससे संबंधित ये कंप्लीटली थियरी है। कंप्लीटली इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ लाइट, तो उसमें क्या होगा, लाइट से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी होगी, लाइट की खासियतें होंगी। तो जब हम जेंडर स्कीमा थियरी की बात करते हैं तो सीधी सीधी मतलब इसमें क्या है कि लिंग से संबंधित जो खासियतें हैं या फिर लिंग की जो विशेषता है या लिंग किस बारे में बात करता है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो लिंग से संबंधित यानी कि जो जेंडर स्कीमा थियरी है ये किसने दी है, इसका नाम है सांड्रा बेम। सांड्रा बेम, इस व्यक्ति, एक महिला है, इस व्यक्ति ने 1981 में इस थियरी को सामने रखा। इस थियरी में क्या था, इट असर्टेड द चिल्ड्रन लर्न अबाउट मेल एंड फीमेल रोल्स फ्रॉम द कल्चर विद इन दे लिव। यानी कि जो हम पढ़ते हैं ना जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, वो यहीं से लिया गया है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मेल या फीमेल, यानी कि कोई नर या मादा, लड़का या लड़की, जो कुछ भी है, वह अपने समाज में रह करके अपने जैसे लोगों, यानी कि अपने जैसे समान लोगों को देख करके, समान लिंग के लोगों को देख करके वहाँ से कंसेप्ट को सीखता है और वो अपने आप में उसको धारण करने की कोशिश करता है। एक लड़का अपना बाल छोटे रखना पसंद करता है, ठीक है, और थोड़ा मस्कुलर रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास के जितने भी मेल हैं और साथ ही साथ जिनको वो टीवी में देखता है वो उसके जैसे बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की है, वो सुंदर, लंबे बालों वाली और कोमल प्रवृत्ति की, इस तरह की चीज़ें वो समाज में आसपास देखती है और वो उसी के हिसाब से वो बनना चाहती है। इस तरह की चीज़ जहाँ पर लिंग के ऊपर समाज का प्रभाव पड़ रहा है, भगवान ने वैसा उनको नहीं बनाया, लेकिन समाज उसको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, उस आधार पर जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट बन जाता है। और उसी आधार पर एक महिला और पुरुष किस तरीके से सामाजिक तौर पर चीज़ों से प्रभावित होते हैं और चीज़ों को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इस थियरी में है। और यहीं से कि लड़का छोटे बाल रखता है, लड़की लंबे बाल रखती है, तो इस वाली स्थिति को हम कहेंगे जेंडर स्कीमा, कि लिंग से संबंधित कुछ कंसेप्ट हैं और इस कंसेप्ट को, अगर इस कंसेप्ट से परे कुछ दिखाई देता है तो इंसानों को वो ऑड लगता है। कोई लड़का अगर लंबे बाल रखेगा तो आपको बहुत अजीब लगेगा, और कोई लड़की जब बहुत छोटे बाल रखेगी तो वो भी आपको बहुत अजीब लगेगा। इस थियरी के अनुसार चिल्ड्रन एडजस्ट देयर बिहेवियर टू अलाइन विद द जेंडर नॉर्म्स। इस थियरी के अनुसार कोई व्यक्ति क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, जो भी लिंग से संबंधित नियम उनके समाज में चल रहे होते हैं उन नियमों को वो धीरे धीरे धारण करना स्टार्ट करते हैं। उससे संबंधित जो नॉर्म्स होते हैं वो एक स्कीमा के तौर पर उसके दिमाग में सेट होने लगते हैं और बाद में वो उसी अनुसार बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि आवर स्कीमास के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है, दिस थियरी हैज प्लेड अ मेजर रोल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर, यानी कि इस वाली थियरी से हम जेंडर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर पाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे जेंडर रोल और आइडेंटिटी हो गया कि लड़की के ये काम है, लड़के के ये काम है, तो इसकी हम एक बराबर लिस्ट बना सकते हैं। थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू इन्वेस्टिगेशन हम इस काम का पता कर सकते हैं और इस थियरी की सहायता से और भी इससे जुड़े हुए एडिशनल चीज़ों का हम पता कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हो गया डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, कहीं कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा, भेदभाव से संबंधित चीज़ों को पता कर सकते हैं। स्टीरियोटाइपिंग, आज जब हम इंडिपेंडेंट तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ पर स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि कहीं पर रूढ़िवादिता का मतलब यह है कि जब कोई नियम बनाया जाता है उस नियम के अंदर अगर कठोरता को शामिल कर दिया जाता है, कठोरता अगर आ गई तो हम कहेंगे कि भाई वहाँ पे वो रूढ़िवादी सिद्धांत है। कि जैसे लड़का रो नहीं सकता,
ये एक रूढ़िवादी सिद्धांत है। लड़की लंबे बाल ही रखेगी, ये एक रूढ़िवादिता सिद्धांत है। फिर उसके बाद है मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन और मेंटल हेल्थ। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जेंडर स्कीमा थ्योरी को ध्यान में रख करके यहाँ से हमारा काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। मेंटल हेल्थ में हम देखते हैं कि पुरुषों का मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छा या खराब रहता है या महिलाओं का अच्छा या खराब रहता है, तो ऑन एन एवरेज यहाँ से स्टडी के परिणाम निकलते हैं। तो इसके बारे में हम जितनी जानकारी हमें पता चलेगी उससे हमें क्या पता चलेगा कि समाज के अंदर जेंडर एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से उसके अंदर चीज़ें होती हैं और किस तरीके से समाज इनको इफेक्ट करता है और इनसे समाज इफेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा कि हर बार समाज ही व्यक्तियों को नहीं बनाता है, व्यक्ति भी समाज को बदलने की काबिलियत रखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। एक समय था जब सती प्रथा थी, यानी कि पति मर गया तो उसके साथ साथ जिंदा पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो ये भी एक जेंडर स्कीमा है। कहने का मतलब है कोई लड़की अगर पैदा हुई तो उसको बचपन से ही उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि अगर आपकी शादी होगी और यदि आपका पति आपसे पहले मर गया तो आपको उसके साथ मरना है। तो लड़की इस कंसेप्ट को मतलब पैदा होने के साथ जब से वह होश संभालती है तब से उस कंसेप्ट को लेकर के चलती है। लेकिन आज की डेट में हम जानते हैं कि ऐसी कोई सती व्यवस्था नहीं है। तो समाज के अंदर परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों ने मिलकर के स्टेप्स उठाए और समाज बदला। यानी कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी व्यक्ति को समझाती है और व्यक्ति भी कभी कभार सोसाइटी को समझाने का जिम्मा जो है वो उठाता है। इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो बेम की थ्योरी जो इन्फ्लुएंस हुई थी, सवाल कभी कभार ये भी आता है कि ये जो बेम का जो सिद्धांत है वो कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। तो 1960 के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुआ 1970 के दशक में, हम जानते हैं 1960-70 के बाद, वैसे तो जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत 1936 में ही दे दिया था, लेकिन 1970 के बाद उसकी थियरी जो कॉग्निटिव थियरी थी उसने तूल पकड़ा था और पूरी दुनिया ने उसकी थियरी को माना था, जाना था और सराहा था। तो इसी दौरान द डिजायर टू रेमेडी व्हाट शी बिलीव टू बी शॉर्ट कमिंग्स इन द साइको एनालिटिक एंड सोशल लर्निंग थियरीज एट दैट टाइम। उस समय की जो साइको एनालिटिक थियरी है, जो कि साइको एनालिटिक हम जानते हैं कि जो साइको डायनामिक्स और साइको एनालिटिक में सिगमंड फ्राइड आते हैं और बाकी जो सोशल लर्निंग थियरीज थी जैसे कि एल्बर्ट बेंड्यूरा है। तो इन सब थियरीज के अंदर इसको कुछ करेक्शंस लगे, उन करेक्शंस को ध्यान में रखते हुए उसके जवाब में इसने अपना सिद्धांत बनाया। तो आगे अगर हम बात करें तो जो फ्राइड की जो थियरी थी, फ्राइड की जो थियरी है वो आमतौर पर हम जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने अपनी पूरी की पूरी थियरी जो है वो सेक्स ओरिएंटेड बनाई है। उसका ये मानना है कि ज़िंदगी में कुछ भी होता है तो उसके पीछे का एक ही कारण है और वो है सेक्स। ठीक है, और इसके अंदर भी उसने ऑपोजिट सेक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि भाई लड़का लड़की से प्रभावित होता है और लड़की लड़के से प्रभावित होती है। लेकिन उसके विपरीत जब हम सोशल बिहेवियर में जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पे सिमिलर सेक्स से एक दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। जैसे लड़का लड़के को देख के प्रभावित होता है कि वो उसके जैसा बनना चाहता है और लड़की लड़की के जैसा बनना चाहती है। लेकिन फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार वो केवल और केवल, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन उसका एक मेन मुद्दा है पूरे की पूरी थियरी का, इसलिए ऑपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन का बहुत ज्यादा जो है भार उसकी पूरी की पूरी थियरी पर है, जो कि एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी है लेकिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट या फिर वही उसकी नींव है। आगे चलते हैं। तो जब हम जेंडर स्कीमा की बात करते हैं तो ये कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है या उसके ऊपर प्रभाव डालती है। तो पहला आता है कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो क्या करती है, जेंडर रोल की एक्सपेक्टेशंस को प्रभावित करती है। यानी कि जैसी संस्कृति होगी वैसे लैंगिक सिद्धांत होंगे। अगर मान लो कहीं की संस्कृति है कि भाई लड़की पर्दा करेगी तो वहाँ के कल्चर में आपको औरतें या लड़कियाँ पर्दा करती हुई आपको दिखाई देंगी। तो कल्चर जो है वो जेंडर रोल के एक्सपेक्टेशंस कि भाई यहाँ पर तो लड़कियाँ पर्दा करती है, अगर कोई लड़की आपको पर्दा करते हुए ना दिखाई दे तो वो आपको थोड़ा ऑड लगेगा। अभी उदाहरण के लिए रिसेंट एक फिल्म आई लापता लेडीज, उसके अंदर एक सीन आता है जहाँ पर बात करी जाती है कि उससे उसके हस्बैंड का नाम पूछा जाता है। तो वो कहती है कि मैं तो हमारे यहाँ कोई भी हस्बैंड का नाम नहीं लेता, लेकिन एक लड़की अपने हस्बैंड का नाम लेती है तो पूरा समाज जो वहाँ पे उस समय खड़ा रहता है वो चौंक जाता है कि ऐसा भी होता है क्या। तो ये चीज़ यहाँ पर है। और फिर आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस हाउ पीपल आर वैल्यूड, कि पीपल को किस तरीके से उनको आंका जाता है या मूल्य किया जाता है। किसी समाज में जैसे पुरुष और मेल और फीमेल की बात करें तो पुरुषों को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है कि इस चीज़ में पुरुष ज़्यादा वैल्यूएबल है, इस चीज़ में महिलाएं ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कैन बी ओवर्ट एंड सब्टल, कभी कभार आपको ये इस तरीके से महसूस होगा कि ये प्रत्यक्ष या सूक्ष्म हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से देख के लगेगा कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बड़ी बारीक हैं और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समाज को जो है वो प्रभावित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगर हम देखें
नॉन कन्फॉर्मिटी, यानी कि अगर आप गैर अनुरूप हो जाते हैं, गैर अनुरूप का मतलब अगर आप सिद्धांत के विपरीत चलने लगते हैं तो क्या होता है। जब हम जेंडर स्कीमा को पढ़ते हैं तो हमारे समाज में लगातार ऐसे 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 इंसिडेंट देखने को मिलते रहते हैं जहां पर गैर अनुरूपता यानी कि नॉन कन्फर्मिटी हो जाती है। कन्फर्मिटी का मतलब जो नियम है उसका पालन करना, नॉन कन्फर्मिटी का मतलब नियम का पालन नहीं करना। कभी कभार ऐसा होता है, और जब ऐसा होता है तो आमतौर पर जो ऑपोजिट सेक्स है, जिस सेक्स की हम बात कर रहे हैं, वो सेक्स क्या करता है, वहां पर रिबेलियस उसका एटीट्यूड हो जाता है और वो किसी न किसी चीज का विरोध करता हुआ पाया जाता है। तो जैसे कि इस कंस्ट्रक्ट के अंतर्गत अगर हम देखें तो वुमेन आर टेक्निकली अवेयर ऑफ देयर कंसिक्वेंस ऑफ फॉर नॉट अडेयरिंग द कल्चरल नॉर्म्स। उदाहरण के लिए हमारे समाज में महिलाओं को पता है कि यदि वह अपने नियमों का पालन नहीं करेगी तो उनके साथ क्या हो सकता है। अगर कोई महिला शादी के बाद अगर बिना मर्जी के बाहर घूम रही है तो हो सकता है कि उसको घर से ही बाहर कर दिया जाए, तलाक तक उसको मिल सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इस चीज़ का वो ध्यान रखती है, माँ बाप भी सिखा के भेजते हैं कि अब जो पति कहेगा वही करना है, अब ये तेरे बाप का घर नहीं है, ये तेरे पति का घर है, तो जैसा तेरा पति कहेगा वैसा तेरे को करना पड़ेगा। लेकिन अब नॉन कन्फर्मिटी क्या होता है, मतलब एक महिला को पता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ क्या हो सकता है। वही दूसरी तरफ पुरुषों से संबंधित भी काफ़ी सारी चीज़ें उनके ऊपर अप्लाई होती हैं। लेकिन नॉन कन्फर्मिटी का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अ वुमेन हु डिसाइड टू परस्यू अ करियर फॉर एग्जाम्पल माइट बी कंसिडर अब्रेसिव। यानी कि अगर कोई महिला कहती है कि भाई जी शादी हो गई, अब मेरे को अपना शादी हो गई लेकिन फिर भी मेरे को पढ़ना है या फिर मेरे को अपने करियर ऑप्शन को चूज करना है, और परिवार का माहौल ये है कि कोई भी महिला काम करने नहीं जा सकती, तो यहाँ पर ये हो जाएगा नॉन कन्फर्मिटी और यहाँ से क्लैशेस उत्पन्न होंगे। सामने वाला उस चीज़ को मानने वाला नहीं, लेकिन इस क्लैश के अंदर जितना ज़्यादा फाइट होगा, जितना ज़्यादा मतलब नॉन कन्फर्मिटी के साथ यहाँ पर मैचिंग करने की कोशिश होगी, वैसे एक अल्टीमेट एक डिसीजन आएगा। अगर सबमिसिव हो गया, अगर जिसने विरोध किया है वो वहाँ पर झुक गया तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, सोशल कन्फर्मिटी आ जाएगी। लेकिन अगर विरोध में उसकी ताकत जीत जाती है तो समाज के अंदर परिवर्तन आता है। ठीक है, बर्न थियरी के अनुसार अगर हम देखें तो 4 तरह की जेंडर कैटेगरी होती है। पहला होता है सेक्स टाइप इंडिविजुअल, लिंग प्रकार के व्यक्ति। ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने जैसे लोगों को देखते हैं और वो जैसा काम करते हैं वो वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाता है सेम सेक्स, यानी कि लड़की अपने आसपास के लड़कियों को देखती है, वो जैसा रहती हैं, वो बाकी लोगों से लेना देना नहीं है, बस लड़कियों के अनुसार जो है वो अपना काम करती है। दूसरा आता है क्रॉस टाइप इंडिविजुअल। ये वो लोग होते हैं जो अपनी चीज़ें तो सीखते ही हैं लेकिन क्रॉस इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स वाले लोगों को भी देखते हैं और उससे भी वहाँ से जो अच्छी चीज़ें लगती है वो भी वो सीखते हैं। उदाहरण के लिए एक महिला घर के काम करती है लेकिन अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई उसको अपनी सेहत बनाने के लिए जिम करना चाहिए, और जिम समाज के अंदर पुरुषों से संबंधित एक पॉइंट है, अगर उसको लगता है कि नहीं जी ये करना चाहिए, तो ये मतलब दूसरे लिंग से अगर सीखा तो वो भी चीज़ यहाँ पर आ जाती है। फिर आता है एंड्रोजीनस इंडिविजुअल। ये क्या होता है, हाँ, क्रॉस टाइप इंडिविजुअल के अंदर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस ऑफ ऑपोजिट जेंडर। लेंस ऑफ ऑपोजिट जेंडर का मतलब क्या है कि जहां पर पहले वाले में क्या आया, पहले वाले में आया सेम सेक्स का मतलब जब कोई व्यक्ति लड़की जो है देख रही है दूसरी लड़की कैसे कर रही है तो उसके हिसाब से वो काम कर रही है कि अच्छा वो लड़की लंबे बाल रख रही है तो मुझे भी लंबे बाल रखने चाहिए। क्रॉस टाइप इंडिविजुअल में क्या हो गया, दूसरे व्यक्ति के चश्मे से देखना, मतलब एक लड़के को क्या चाहिए कि एक लड़की कैसी होनी चाहिए। समझ में आया दोनों में डिफरेंस। अभी जो उससे पहले मैंने बताया उसका एक सब पार्ट है, मतलब थोड़ा बहुत तीसरे वाले से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसलिए जो असल में बिंदु कहना चाहता है वो क्या कहना चाहता है कि कोई लड़की कैसे बनेगी, कोई लड़का कैसा बनेगा, वो ये नहीं देखता कि दूसरे लड़के या दूसरी लड़की कैसी है, वो ऐसे देखता है, लड़का ये देखता है कि लड़का ये सोचता है कि लड़की के अनुसार लड़का कैसा होना चाहिए, वो वैसा बनने की कोशिश करता है, और लड़की ये सोचती है कि लड़के को कैसी लड़की चाहिए, वो वैसी लड़की बनना चाहती है। तो वहीं ये जो एंड्रोजीनियस इंडिविजुअल होते हैं इसमें वो वाला एग्जांपल आएगा कि जहां पर वो लड़का और लड़की दोनों के चिंतनों को देखता है और उसके हिसाब से काम करता है। और अनडिफरेंशिएटेड मतलब कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ और कभी कुछ, ये सबसे एम्बिग्युअस है, बाकी 3 एकदम क्लियर कट है, इसमें से प्रश्न आने की संभावना हमेशा रहती है। अगर क्रिटिक्स की बात करें तो बेम की थ्योरी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला है, बहुत ज़्यादा आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो मेनली ये है कि ये कहता है कि भाई तुमने कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर तो फोकस कर लिया लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फोर्सेस है
जो किसी भी जेंडर के फॉर्मेशन में या फिर जेंडर के स्ट्रक्चर के अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने चर्चा नहीं करी है। खैर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना हम कर लेते हैं तो हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाता है, हमें किसी तरह की अब कोई समस्या नहीं होती। जेंडर स्कीमा क्या है वो हमें समझ में आ गया, इसके अंदर की जो बात है वो हमें समझ में आ गई, ये समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है या प्रभावित होता है वो हमें समझ में आ गया। इसके अंदर इसका गैर अनुरूपता, नॉन कन्फॉर्मिटी को हम समझ गए। जेंडर स्कीमा थियरी किन 4 कैटेगरीज को बढ़ावा देता है, उन कैटेगरीज को हमने समझ लिया, और आखिरी में कुछ शब्दों में हमने क्रिटिक्स को भी समझा। इस थियरी से संबंधित जो नोट्स हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में मिल जाएंगे, आप अच्छे से पढ़िए और इससे संबंधित आप नोट्स बनाइए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित कोई कंफ्यूजन आता है या कोई बात नहीं समझ में आती तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में एकदम आप निश्चित रूप से उसको लिखिए, अगर जरूरत पड़ी तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके हम उसको कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर, share this video and subscribe the channel.